अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। ये है प्रोग्राम जिसमें हम आपको मदऊ कर रहे हैं और आज डॉक्टर इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ हमारे मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान और कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस नादिया शेख। डॉक्टर साहब, आज जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं वो कोरोना वायरस के मुतालिक है, कोविड-19 के मुतालिक। अगरचे पाकिस्तान में मार्च में ये इसका शुरू हो गया था, लोगों ने केसेस आने लग गए थे। ट्रेस करें तो पिछले साल एंड में चाइना में था, फिर बढ़ते बढ़ते सारे दुनिया में फैल गया। अब मौजूदा हालात क्या हैं और इसके मुतालिक ख़ास तौर पे ज़ियाबीतस अफराद जो हैं उनको क्या करना है? मैं चाहूँगा कि हम आपसे सवाल करें और मालूमात हासिल करें। मिस देखिए नादिया। आप कुछ आप कुछ कहना या चाहिए? आप अच्छा, क्वेश्चन मैं तो पूछूंगी आपसे कि डायबिटीज़ एंड कोविड, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है, तो आप इसको किस तरह से रिलेट करते हैं और कैसे हमें बताएंगे कि जो डायबिटिक्स हैं या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको कोरोना से कितना ख़तरा है और इसको कैसे आप, बल्कि आप यूँ ब्रॉड बेस्ड कर लें कि कौन से अफराद ख़तरे में हैं। कौन से अफराद ख़तरे में? हाँ, इसको अगर हम देखें ना कि ये ऐसी देखिए इतना प्रोग्राम्स हो चुके हैं, मेरे ख्याल से लोगों के कान पक चुके हैं इसके बारे में सुन सुन के। इसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी हैं, कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी हैं, लेकिन जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वो थोड़ी सी कम है। सोशल मीडिया पे वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती हैं और तकरीबन मेरा ख्याल से ये 2 4 5 महीने जो हुए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई कितने हज़ारों साइंटिफिक पेपर्स छप चुके हैं। यानी मेरे ख्याल से इतनी स्पीड पे कभी भी कोई मेडिकल रिसर्च नहीं हुई, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि जिसके बारे में इंसान इससे पहले आगाह नहीं थे। इसकी सांस एक बीमारी थी जिसको सांस की बीमारी का नमूनिया की किस्म थी, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ लोग जानते थे, लेकिन ये बीमारी के बारे में क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत कम है, इसके लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज हमें नहीं पता कि ये कैसे हुआ। कुछ सीख गया इंसान कि, लेकिन यही एक वजह है कि अभी हम प्रॉपर कोई वैक्सीन की मराहल से, इनको वैक्सीन भी आने में साल से ऊपर टाइम लेती है, तो अभी हम इसके बारे में सीख रहे हैं, यानी हम लर्निंग फेज़ में हैं। तो रोज़ कुछ ना कुछ पिक्चर चेंज हो जाती है, कुछ कहता है ये करती है, WHO की तरफ से कुछ आ जाती है, कुछ CDC कुछ और आपको कह देती है, तो एक कन्फ्यूजनल स्टेट आती है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये जैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नॉन केस 2 लाख के करीब हैं जो डॉक्यूमेंटेड केस है, लेकिन इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यानी एक जो बर्फ़ का तोदा है वो समुंदर के अंदर उसका हिस्सा नीचे है और ऊपर सिर्फ टिप नज़र आ रही है। ये तो वो है जो नंबर्स में आ गए, जो नंबर में आ रही है, डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि अक्सरियत लोगों ने चेक नहीं किया इसको, शुगर को, इसकी जो शुगर के मरीज़ भी हैं वो भी चेक नहीं करते। मैं रोज़ मरीज़ जब पेशेंट देखता हूँ तो मुझे उनकी जब हिस्ट्री लेता हूँ तो मुझे अंदाज़ा कि 50-60% को हो चुका हुआ या हो रहा हुआ है। तो इतना इसका इंसिडेंस है, यानी मेरा ख्याल है कि ये बहुत हमारे अंदाजे से कहीं ज़्यादा ये वबा है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर पॉपुलेशन को तो ये हो चुका होगा। हाँ, देखिए इसमें हमारा अपना ज़ाती तौर पे भी कसूर है, क्योंकि अभी हम भी नेशन के तौर पे नहीं सीख सके कि इससे हमने कैसे निपटना है, और इसमें हमारी गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमती सतह पे भी हैं और अवामी सतह पे भी ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें अब ये हुआ ये है कि किन लोगों को ज़्यादा होती है। डायबिटिक पेशेंट है, उनके अंदर वैसे कम्युनिटी का लेवल जो होता है ना वो लो होता है, एक मुदाफ़ियत कम होती है। और दूसरा ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट अक्सर कुछ ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं, वैसे जैसे दिल की बीमारी, उनको डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा होता है। दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को ज़्यादा होता है, जैसे हार्ट फेलियर का केस है। तीसरी बात ये है कि जो दिल शुगर जैसे गुर्दों को भी अफ़ाल को मुतासर करती है, यानी किडनी के पेशेंट भी होते हैं शुगर के मरीज़, उनको भी ये ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। और एस्थमेटिक लोग हैं उनको है, या लोग जो स्मोकर हैं, या जिनको सांस की तकलीफ़ है जिसको COPD कहते हैं, यानी कि उनको पुराना कोई दायमी किस्म की सांस की तकलीफ़ है स्मोकिंग की वजह से, और वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, और या जो वो लोग जिनको वैसे कोई ऐसी दवाइयों पे हैं जैसे स्टीरॉइड्स पे हैं,
उनकी वैसे इम्यूनिटी लो हुई है, या कुछ कैंसर की दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को लो करती हैं, वो उस ट्रीटमेंट पे हैं। तो ये लोग ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं। जो साइंस ने अभी जो रिसेंट जो हमारे 1-2 आर्टिकल्स भी मैंने देखे हैं, उसमें ये कहते हैं कि ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, इनके अंदर अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसमें रिस्पॉन्स बड़ा एक और किस्म का आता है, यानी उसमें वो मरकबात ज़्यादा बनते हैं जो इसको कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। इसमें एक जिसको हमने जो आपने साइटोकाइन स्टॉर्म का नाम सुना होगा। साइटोकाइन्स वो होते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर किसी भी किस्म की अगर कोई इन्फेक्शन कोई चीज़ हो तो हमारा जिस्म बहुत सारे मरकबात बनाता है जिनको हम साइटोकाइन्स कहते हैं। तो वो एक तनासब में होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में बन जाएं तो इंसान शॉक में जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा है उनको प्रॉब्लम में आ जाते हैं जिनमें कॉज ऑफ डेथ साइटोकाइन स्टॉर्म्स कहते हैं, उसकी वजह से हुए। तो जो साइटोकाइन्स की एक सबसे बड़ी उसमें एक जो मरकब होता है उसको IL-6 कहते हैं, इंटरल्यूकिन 6। तो ये देखा है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर इंटरल्यूकिन 6 का लेवल ज़्यादा आता है। एक तो ये वजह है कि उनके अंदर ऐसे मरकबात बनने का चांस ज़्यादा होता है जो आपकी तबीयत को ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि ये डायरेक्टली आपकी जो बीटा सेल है, जो इंसुलिन बनाने वाले खुलियात होते हैं, ये उनको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। यानी आपका शुगर का कंट्रोल वर्स हो सकता है। यानी अगर किसी को ये कोरोना हो गया है, शुगर का पेशेंट है, तो उसका शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो ये वजह होगी। तीसरी वजह ये होती है कि अक्सर इसके इलाज के लिए स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं निमोनिया के दौरान। तो स्टीरॉइड इटसेल्फ भी शुगर ख़राब करते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो एक शुगर वाले मरीज़ को ज़्यादा रिस्क पे ले जाते हैं। और तो इसकी वजह से शुगर वाले पेशेंट को मैं जब भी कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें। बहुत ज़्यादा एहतियात से मुराद ये है कि एक्सपोजर कम से कम रखें और अपना जो SOPs हैं उस पर अमल करें। बिला वजह बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, और अपने आप को अगर खुदा न खास्ता सिम्टम ज़ाहिर होती हैं तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें और अपने आप को आइसोलेट कर लें, घर के किसी कमरे के अंदर अपने आप को अलहदा कर लें, ताकि बाकी लोग भी बचें और आपको भी इन्फेक्शन, कोई क्रॉस इन्फेक्शन, कोई और दूसरी इन्फेक्शन ना हो। तो ये वजह है कि ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है, ये लोगों को ज़रा जल्दी होता है। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं और आपने उसका ताल्लुक बीटा सेल से बताया है, तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले होते हैं, कई दफ़ा उनके मुतालिक भी ये कहा जाता है कि उनको भी कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ और बॉडी का जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स था वो इस किस्म का हुआ तो बीटा सेल्स इफ़ेक्ट हो गए। तो इसी तरह से ये बीटा सेल को डायरेक्टली उस पर इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि एक स्टडी मैंने ये साइंटिफिक स्टडी देखी है उसमें कि बीटा सेल के फंक्शन को ये डिस्टर्ब करता है। तो इससे आपकी जो ये टाइप 2 के अंदर, क्योंकि उनकी इंसुलिन पूरी तरह नहीं बनती, पहली बीटा सेल्स या तो कम काम कर रहे होते हैं या फिर पहली मुदाफ़ियत। अब ये इसको बाद में देखना, ये कबल वक्त ये हम क्यास करते हैं कि क्या ये इफ़ेक्ट मुस्तकिल है या कि ये टेम्परेरी है। ठीक। अगर खुदा ना खास्ता एक बंदा है जिसको कोविड हुआ है या कोरोना हुआ है और उसकी शुगर मुस्तकिल ही ख़राब रहना शुरू होती है, इसका मतलब इसका इफ़ेक्ट ये कोई प्रोलॉन्ग्ड इफ़ेक्ट है या लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट है या ज़्यादा देर तक रहने वाला असर था। लेकिन अगर उसका कोरोना से उसको सेहत याब होने के बाद वो ठीक अगर हो गया है तो उसकी शुगर भी ठीक रहना शुरू हुई, इसका मतलब कि वो उसको किससे लॉन्ग स्टैंडिंग इफ़ेक्ट नहीं था। लेकिन ये भी बात है कि इंसान के जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन अगर होगी, गला भी ख़राब होगा तो उसकी शुगर डिस्टर्ब होगी। ये तो खैर एक बहुत बड़ी मल्टी सिस्टम इन्फेक्शन है, ये बहुत सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करती है, तो इसमें डेफिनेटली शुगर ख़राब होती है। डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे थे कि एक स्टॉर्म सा आ जाता है, एक तूफ़ान सा अंदर आ जाता है जिस्म के, जब हमारी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस कोविड-19 कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई करती है, इसकी क्या मिसाल ऐसी हो सकती है कि जैसे कोई जो है टेररिस्ट या कोई घुसपैठिए वो आएँ और आके मारना शुरू कर दें, तो जो आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत
उनके ख़िलाफ़ लड़ रही है, वो हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो जो एक्सचेंज ऑफ फायर है उसमें कोलैटरल डैमेज भी हो जाता है। तो जो जगह जहाँ पे लड़ाई हो रही होती है वहाँ पे सिर्फ वही लोग नहीं मारे जाते जिन्होंने हमला किया है या जो आगे से मुदाफ़िअत दे रहे हैं, बल्कि इर्द गिर्द भी एक सूरत हाल काफ़ी मार कुटाई और तबाही की हो जाती है। ये बिल्कुल सही है आपने कहा कि क्योंकि देखें बॉडी का रिस्पांस ये होता है कि अगर कोई उसके अंदर कोई जरासीम वायरस या बैक्टीरिया आता है तो उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़अत होती है। ये मुदाफ़अत दो किस्म की होती है। एक मुदाफ़अत होती है कि उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उसको पकड़ती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एक होती है सेलुलर इम्यूनिटी, यानी हमारे अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सेंसिटाइज हो जाते हैं, इसको पहचान लेते हैं कि ये वायरस है, तो उसके ख़िलाफ़ वो उसको पकड़ के वो खाने की कोशिश करते हैं, उसको खा जाते हैं। तो इस खाने के दौरान ज़ाहिर है जब उन्हें होता है तो वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अपने असले का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो वायरस या बैक्टीरिया डैमेज होता है। तो कुछ लोगों में ये जो लड़ाई इतनी शदीद होती है कि उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो वो जहाँ तो उस वायरस और बैक्टीरिया को भी ये चीज़ें ख़त्म कर रही होती हैं, साथ जो बेगुनाह राहगीर जा रहे होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे सीरिया है, सीरिया में जब लड़ाई हो रही थी वहाँ पे, तो आप बिल्डिंग्स को देखें, सारा निज़ाम ज़िंदगी देखें तो तातुल का शिकार हो गया था और सारी बिल्डिंग्स मुंदहिम हो गई थी और लोग जो है वो बहुत सफ़र किया उन्होंने। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें क्योंकि ये, लेकिन अच्छा एक खुशकिस्मती की बात है कि 95% लोगों के अंदर है ना ये सिम्टोमेटिक होता है, इसमें कोई हल्की फुल्की बीमारी की आती है 95% लोगों के अंदर। वेरी ठीक है? गुड। तो 95% लोग तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं उनको, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, तो उनको कुछ माइल्ड सा कोई पता नहीं हल्का फुल्का सा बुखार हुआ, थकावट हुई, बस ठीक हो गए। तो कुछ को थोड़ा सा बुखार हो गया, कुछ को होगा जिससे 5-6% जिनको सिर्फ सीरियस होते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पेश आती है। डॉक्टर साहब, ज़ियाबीतस अफराद के लिए आप क्या कहेंगे, वो क्या करें कि उनको भी माइल्ड सही हो, देखिए या ये भी मुमकिन है कि ना हो सकता है उनको ना हो। देखिए अगर तो वो प्रॉपर प्रिकॉशन ले सकते हैं लेकिन ना हो। लेकिन अब ये देखें ना कि हम लोग है ना अब इसकी जो एक दुनिया के अंदर स्वीडन में एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि उन्होंने कहा कि जब हम हर्ड इम्यूनिटी करते हैं, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट इम्यूनिटी मतलब हर्ड उसके मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, वो उन्होंने यह कहा कि रेस्टोरेंट भी खुले रहें, पब्लिक प्लेसेस भी खुली रहें, एक दूसरे के से इन्फेक्शन हो जाए, थोड़ी थोड़ी सबको हो जाए और अंदर आपके अंदर पूरे कौम के अंदर एक एंटीबॉडीज बन जाएं और वो एक दूसरे के मुदाफ़ित पैदा हो, यानी नेचुरल वैक्सीन हो जाए, लोग इतनी हमारे अंदर मुदाफ़ित हो। यानी ये हर्ड का लफ्ज़ तो रेवड़ के लिए हाँ इस्तेमाल जी, तो रेवड़ के जिस इंसानों को रेवड़ का नाम दिया ना, तो उन्होंने कहा कि पूरे रेवड़ को हो जाए तो फिर बीमारी अब सबको ही हो गई है, तो फिर इसका मतलब फिर किसको किससे लगेगी, पहले सबको ही पहले सबको होगी, उसके अंदर मुदाफ़ित होगी, तो उसको फिर दूसरे स्वीडन में किया उन्होंने किया। लेकिन वहाँ भी ये देखा गया कि कुछ केसेस ये भी पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, ये हर्ड इम्यूनिटी वाला ये नहीं है। उसकी वजह ये है कि कहा ये जाता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा खौफ का पहलू भी आता है कि वो कहते हैं ये 3 से 4 किस्म का है जेनेटिकली। यानी अगर आपने इम्यूनिटी एक किस्म के ए वाले इससे बना ली, बी से आपकी इम्यूनिटी नहीं है, सी से नहीं है या डी से नहीं है, तो ए से तो है, तो पता नहीं वो बी और सी डी या वो बाद में। तो डॉक्टर साहब, ये सिर्फ कोविड-19 वायरस ही की 2-3 इकसाम है या और भी इससे पहले भी वायरसेस जो आई हैं उनकी भी 2-3-4 इकसाम? इसी तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस की जो वैक्सीन है वो हर साल बदलती है, उसकी हर साल जेनेटिक उसकी स्टडी होती है, वो हर साल नए तरीके से आती है। तो हो सकता है कि इसको भी इस साल और हर साल की वैक्सीन अलहदा होती है। वायरसेस तो वायरस अपना जेनेटिक मेकअप चेंज कर लेते हैं, यानी वो धोखा देते हैं, यानी इस साल 2019 में कुछ और था, 2020 में कुछ और है और 2021 में क्या है। तो ये वायरसेस जो हैं ये अपनी शक्ल बदल लेते हैं, अपना स्ट्रक्चर बदल लेते हैं, तो जिस्म को हर दफ़ा नया पहचानना पड़ता है, भी वो पिछला किधर गया। उसके तो जो जिस्म के अंदर जो मुदाफ़अत होती है वो पिछले वायरस के लिए होती है। इस साल जो नया बना उसके ख़िलाफ़ तो अभी बनी नहीं है, तो हमें ये इल्म नहीं है कि क्या यही मामला इसके साथ भी होने वाला है, क्योंकि ये अगले साल में हमें क्लियर होगा कि जो इम्यूनिटी आई है उसके लेवल क्या है। यानी अभी ये कहा यह जा रहा है कि 8 हफ्तों के बाद इम्यूनिटी लेवल आपका कम होना शुरू होता है, लेकिन जिन लोगों के अंदर ये बड़ी शिद्दत के साथ कोरोना हुआ, जिनको बहुत तेज़ बुखार हुआ, काफ़ी बीमार रहे, तो उनके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा बनी है, एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनी है, और जिन लोगों को माइल्ड हो उनका एंटीबॉडीज़ ज़रा कम लेवल की आई। लेकिन ये हम एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं,
लेकिन साइंस ये कहती है कि सेलुलर इम्यूनिटी, यानी सेल भी तो अंदर है ना जी। उन्होंने भी तो अब इसको पहचाना हुआ है, तो वो हम सेलुलर इम्यूनिटी को मेजर नहीं कर सकते, किसी और एक्सपेरिमेंटल लैब्स के अंदर कर सकते हैं जो टी सेल्स को देख सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं हम मेजर कर सकते जैसे एंटीबॉडीज़ को कर सकते हैं। तो अल्लाह खैर रखे कि इसमें होपफुल है हम बहुत ज़्यादा कि इसका जो एक तो इसकी वैक्सीन जो है मुझे बता रहे थे कि सितंबर या अक्टूबर के अंदर कुछ कंपनीज इसको ले आएंगी, एक्सपेरिमेंट बड़ी तेज़ी से हैं, तो उसमें वैक्सीन के बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें लोगों को बचाव हो रहा है, इसके तजर्बात जारी हैं, 2-3 महीने की बात है। लेकिन ये है कि हौसले की बात रखें कि वो लोग जो हाई रिस्क लोग हैं वो अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। डॉक्टर इम्तियाज़, ब्लड ग्रुप का भी इसमें कोई ताल्लुक है? कुछ लोगों ने कहा कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो ज़रा रिलेटिवली वो जो है उससे काफ़ी अच्छा मुकाबला इसका कर लेते, ये भी एक स्टडीज़ हैं। ये मैंने बताया ना, बहुत सारी तहकीक आ रही है जिसमें कुछ मुस्बत भी है कुछ मनफी भी है। तो मसलन जैसे मेरा ओ है ग्रुप है तो मेरा ग्रुप है तो जो उसमें है कि ओ वालों के अंदर थोड़ी सी मुदाफ़त ज़रा ज़्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हर शख्स अज खुद तो नहीं ये फैसला कर सकता कि मैंने ये दवाई लेनी है या मैं प्लाज्मा ही लगवा लूँ, क्योंकि मैंने ऐसी खबरें भी सोशल मीडिया पे पढ़ी हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं जी आप हमसे प्लाज्मा लगवा लें, यानी नॉन डॉक्टर टाइप लोग, और इसमें फ्रॉड भी हो रहे हैं। कोई ऐसी ये दवाई लेना या प्लाज्मा? लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि प्लाज्मा का भी कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं है, यानी कुछ लोगों ने शुरू में एक्सपेरिमेंट। ये क्या है प्लाज्मा? प्लाज्मा ये होता है कि जो लोग इससे सेहतयाब हुए हैं तो हमें ये इस चीज़ का इल्म कि इनके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, इनके खून के अंदर शामिल है। प्लाज्मा कौन सी एंटीबॉडीज? IgG जिसको कहते हैं। ये ज़रा थोड़ा बताइए कैसे ये अच्छा, ये होता है कि जब इंसान को कोई जरासीम या वायरस आता है ना, तो उसमें 2 किस्म का रिस्पॉन्स आता है। इसको जो फौरी तौर पे जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो IgM का नाम देते हैं। अच्छा, जो लंबे अरसे तक जिसके अंदर मुदाफ़े होते हैं उसको IgG का नाम देते हैं। IgM का साइज़ बड़ा होता है, तो IgM शो करती है कि इसको बंदे को भी ताज़ा बीमारी हुई है, यानी कुछ 1-2 हफ्ते हुए हैं। IgG शो करती है इसको हुई थी 3-4 हफ्ते पहले हुई थी, लेकिन अब इसके अंदर इम्यूनिटी है। तो आमतौर पर इम्यूनिटी को चेक करने का ये खून यार है IgG या खून में से ये टेस्टिंग होती है। कुछ लोग रैपिड टेस्टिंग भी करते हैं, खून के एक ड्रॉप से भी हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि आपके अंदर कितनी मुदाफ़ियत है। तो जो लोग इससे सेहतयाब हुए हैं तो उन साइंटिस्ट ने सोचा कि उनका क्यों ना लें, उससे उनके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं तो हम वो ही एंटीबॉडीज़ उसको इंजेक्ट कर दें, जिसको खून ले लेते हैं उनका। खून का हिस्सा जो खून के ना, देखो अगर खून को अगर आप रखें तो उसके अंदर 2 किस्म के से, एक जो उनके रेड ब्लड सेल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो एक ऊपर जो सफ़ेद पीला से रंग का जो माया होता है उसको जिसमें रेड ब्लड सेल तैरते हैं। हाँ, जिसमें तैर, उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो जो एंटीबॉडी जो प्लाज्मा के अंदर होती है, रेड ब्लड सेल खून के सेल नीचे बैठ जाते हैं, तो उन्होंने प्लाज्मा निकाल के तो वो इंजेक्ट किया था। लेकिन उसकी जो साइंटिफिक उन्होंने कहा कि जिनको दिया है या जिनको दूसरा इलाज दिया, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये कुछ स्टडीज़ हैं, कुछ कहते हैं इसका फ़ायदा है। जैसे मैंने बात की, इसमें बड़ी कन्फ्यूजनल एक स्टेट ऑफ अफेयर है कि हमें पता नहीं है कि इसको कौन सी चीज़ फ़ायदा करी, कौन सी नहीं फ़ायदा करी। क्या दवाइयाँ देते हैं ज़्यादातर जब ये मामला हो जाता है किसी को, तो क्या अद्वियात दी जाती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिवेरिटी क्या है, कि अगर तो माइल्ड सा बुखार है तो वो तो नॉर्मली सेटल होता है। इसमें हम कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये इसका यानी इसकी एक्सटेंट क्या है। एक्सटेंट ये है कि देखते हैं कि CRP एक होता है जिससे पता लगता है कि आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है कि नहीं है। एक सीरम फेरेटिन लेवल वो टेस्ट किया जाता है जिससे पता लगता है कि खून के जो सेल टूट रहे हैं, जो हो रहे हैं, उसका लेवल क्या है। इससे भी इनडायरेक्ट पता चलता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसको डी डायमर टेस्ट कहते हैं। डी डायमर टेस्ट होता है, ये बताता है, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि खुदा ना खास्ता जिन लोगों के अंदर अमवात हुई हैं इसकी वजह से, उसकी बुनियादी वजह ये नहीं कि किसी ने कुछ किया है, उनके अंदर की खून की बारीक बारीक नालियों में खून जम गया था। तो ये ऐसी ये कि खून के जमाव में, क्योंकि ये वायरस हेल्प करता है, तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए टेस्ट होता है, खून के जमाव को डी डायमर टेस्ट होता है, तो वो करते हैं। अगर लोगों का हज़ारों में हुआ होता है तो उसे पता चल जाता है कि ये बंदा सीरियस कंडीशन की तरफ जा रहा है। अगर नॉर्मल है तो फिर आप नॉर्मल है। चेस्ट एक्सरे बड़ी हेल्प कर सकता है, आपको पता लगता है कि नमूनिया
कोई लंग्स के अंदर तो नहीं इन्फिल्ट्रेट कर गया हुआ, वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। सीटी स्कैन एक होता है, वो करवाया जा सकता है। तो इसका इलाज जो है ना, देखो जिसको शाफी इलाज कहते हैं वो तो नहीं है। तो आप मुख्तलिफ जो FDA ने भी जो अप्रूवल दिया, मुख्तलिफ दवाइयों की अप्रूवल दी हुई है, यानी वो दवाइयाँ जो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती थी, जिसमें से एक रेमडेसिविर है, एक एक्टेमरा के नाम से है, एक एंटीवायरल है। ये दो उन्होंने, एक्टेमरा तो FDA ने अभी अप्रूव नहीं किया है, लेकिन रेमडेसिविर एक दवाई है, उसको अप्रूव किया हुआ है। लेकिन ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि रेमडेसिविर कितने। लेकिन रिसेंटली जो UK के अंदर जो स्टडी हुई है, उन्होंने देखा कि जिन लोगों जो ऑक्सीजन पर थे और जो लोग वेंटिलेटर पे थे, जिनको जब स्टीरॉइड्स दिए गए तो उनको अच्छा इफेक्ट हुआ, उनके अंदर रिकवरी रेट ज़्यादा हुआ। जी, ज़्यादा रिकवरी रेट अच्छा हुआ जो वेंटिलेटर पे थे और स्टीरॉइड्स पे थे, उससे ज़रा कम 20% के करीब रिकवरी आई जो लोग ऑक्सीजन पे थे और स्टीरॉइड्स पे थे। लेकिन जो लोग जिन ना ऑक्सीजन पे थे ना वेंटिलेटर पे थे, उन पे स्टीरॉइड्स का इतना इफेक्ट नहीं हुआ। क्या करें डायबिटिक्स के, उनको अगर हो जाए तो ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट ना करे, ज़्यादा बीमार ना हो? सबसे पहले ना अपना जो अपनी एक तो डायबिटीज़ को टाइट कंट्रोल रखें, क्योंकि आप अपनी शुगर अच्छी कंट्रोल है, इंसुलिन प्रॉपर ले रहे हैं, तो फिर आपको चांस कम है कि शुगर के मरीज़ को कि ये कोविड हो। एक तो ये बात है। दूसरा ये करना है कि कुछ आप एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी हैं और कुछ ऑथेंटिकेटेड भी हैं। मसलन अमेरिका के अंदर विटामिन C जो है वो इवन जो कोविड के पेशेंट को वेन्स के अंदर भी दिया जाए, IV वहाँ मिलते हैं, इंजेक्शन मिलते हैं, तो वो कहते हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये हेल्प करता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि ओरल फॉर्म में है, तो हर लोग जो बचना चाहते हैं विटामिन C का इस्तेमाल करें, तकरीबन 1000 मिलीग्राम। आम तो आप खाने नहीं देते, तो अब क्या करें? हैं? क्या गोलियां खाएं? गोली खा लें। और दूसरा जो विटामिन D अराउंड जो 10,000 यूनिट्स के करीब विटामिन D लें। जिंक का इस्तेमाल खा लें या पी लें या? हाँ, जैसे भी 10,000 यूनिट आपने डेली लेना है। और जिंक, ऐसे विटामिन जिनके अंदर जिंक का है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जिंक कहते हैं ये हेल्प आउट करता है इसमें से लड़ने के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्टीम इनहेलेशन, यानी जिन लोगों का गला ख़राब है या कुछ हो रहा है वैसे भी, या जिनको नहीं हुआ, तो स्टीम का इस्तेमाल करें। दिन में 2 से 3 दफ़ा किसी केटल में रख लें, पानी उबाल के रख लें, सर पे टॉवल रख के उसको स्टीम लें, वो आपके पूरे सांस की नालियों के अंदर अच्छा इफ़ेक्ट देगा। कहवा वगैरह भी इसमें, कहवा भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन C का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जब खुदा ना खास्ता हो जाए। और अगर बुखार होता है, अगर तो 100 से कम बुखार है तो फ़िक्र की बात नहीं, अगर 100 से ज़्यादा आता है तो फिर आप पैनाडोल आप इस्तेमाल करें, अपने बुखार को चेक करते जाएँ। तो पैनाडोल एक सिंपल दवाई है। अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा सा आप समझते हैं और ज़्यादा प्रिकॉशन है, तो आप पल्स ऑक्सीमीट्री होती है, एक छोटा सा आला होता है जो आपकी उंगली पे लग जाता है, जो आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन बताता रहता है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता कोई अगर डिज़ीज़ में सिवेरिटी आ रही है, अगर ये 90% से ड्रॉप कर रही है, तो फिर आप ज़ाहिर अपने डॉक्टर से या हॉस्पिटल से रब्ता करें। तो बेबी डॉल या चाइना डॉल काम नहीं करेगी, पैनाडोल काम? पैनाडोल करेगी। तो डॉक्टर साहब कौन सी दवाई हैं जो इसमें कोरोना में हम अवॉइड करें, ना लें? अच्छा, इसमें ना देखिए शुगर की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि मेटफॉर्मिन से कुछ लोगों का पेट ख़राब होता है, कुछ लोगों का अगर जब हो रहा है तो ज़ाहिर है मेटफॉर्मिन जिसे ग्लूकोफेज कहते हैं वो ना लें। कोरोना में भी बाज़ों का डायरिया हो सकता है, रोक लें। जो अवॉइड करने वाली वो जो दवाइयाँ जो डिहाइड्रेशन करती हैं, मसल जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन है या एम्पाग्लिफ्लोजिन, जो एम्पा या डायम्पा के नाम से, ये दवाइयाँ आप अवॉइड करें ताकि इस कंडीशन के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 किस्म की अद्वियात हैं जिनके बारे में ज़रा केयरफुल हों, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। बाकी शुगर की दवाई इंसुलिन है या बाकी जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो आप वैसे ही लेते जाएँ। तो डॉक्टर साहब मुकम्मल सेहतयाबी हो जाती है कोरोना के बाद? सबको हो जाता है, 95% लोगों को मैंने बताया हो जाती है, बहुत सारे लोगों को हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ देखें, इसके एक और बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है जिसको मैं ख़ुद भी मैंने नोटिस किया अपने पेशेंट्स के अंदर। इसके बाद जो एक्सट्रीम किस्म की जो थकन होती है ना, फटीग बहुत होती है, उसकी 2-3 वजूहत। एक हम कहते हैं पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम भी होता है, जिसमें यानी कि वायरल इन्फेक्शन के बाद आपके जिस्म में एक थकावट का एलिमेंट रहता है, आपको
जहनी तौर पे बड़ा एक स्ट्रेस भी आता है। अच्छा, सिर्फ फिजिकल नहीं है, फिजिकली जहनी स्ट्रेस इतना देखें ये इतना बड़ा स्ट्रेस है। ये मैंने खुद आपने भी शायद ये देखा होगा लोगों के, यानी किसी को खुदा ना खास्ता कोरोना हो तो वो समझते शायद मौत उसके दरवाजे पे आके बैठ गई है। तो ये जो खौफ है ना, ये इस वायरस की वजह से, ये खौफ जो है एक मुआशरे में उसकी वजह माशरे में जो खौफ है सोशल मीडिया की वजह से। देखें, आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो जो लोग बेचारे जिनका खुदा ना खास्ता जिनके बहुत सीवियर फॉर्म में, बहुत सारे आपने देखो पोस्ट लगी होती हैं कि फ़लाँ वफ़ात पा गया, फ़लाँ वफ़ात पा गया, फ़लाँ वफ़ात पा गया। कुछ लोग प्रोमिनेंट होते हैं, वो मुतासर हो गए, उनको ये हो गया। तो ये एक चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। हालांकि उनकी जो तादाद है वो बहुत कम होती है ऐसे लोगों की, लेकिन जो 95% जो लोग खुद रिकवर होने जा रहे हैं उनकी जहनी सेहत पे बड़ा एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो कोशिश करें कि जब आप क्वारंटाइन में हों या घर में बैठे हैं, आपने अब कन्फाइन किया हुआ, तो फिर ऐसी चीज़ों को रखें, अल्लाह को से ताल्लुक़ बढ़ाएं, अपने अल्लाह से हम ज़्यादा ताल्लुक़ कराएं, अपने कुरान का मुताला करें, हदीस का मुताला करें, और जो जिससे रिलैक्स होते हैं माइंड, वो एक्सरसाइजेस करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, घर के अंदर ही करें। तो उस चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो दें। और दूसरा है कि आप अपने आप को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखें जो आपको तफरीह हों, थोड़े से आप थोड़ा सा हंस खेल भी लें, आप मोटिवेशनल हों, आपको डिप्रेशन में ना लेके जाएँ, क्योंकि ये जहनी सेहत का बड़ा इम्पैक्ट आया है इसमें। क्योंकि मैंने ये देखा है लोगों के अंदर डिप्रेशन और खौफ इंतहाई हो गया है। वो शायद उनको फिज़िकल बीमारी उतना नहीं ख़राब कर जितना ये चीज़ें बीमार कर रही हैं। तो इसकी क्योंकि अभी हमें वे आउट नहीं मिल रहा, कोई हमें वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई 100% श्योरिटी इलाज नहीं है, और ये कहना मुश्किल है कि किस शख्स में ये क्या रवैया अख्तियार करता है, किसके साथ क्या सलूक होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें परेशान करती है कि खुदा ना खास्ता अगर कोरोना हो गया तो पता नहीं हमने सीधा हॉस्पिटल ही जाना है, अल्लाह ना करे। तो लेकिन ये है कि अल्लाह हम सबको महफूज रखे। हम सिर्फ पाकिस्तान की दुआ नहीं करते, हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं कि सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह ताला इससे सेहत याब करे और इसको बचा के रखे, और इससे जो तबाही फैली उसका नुकसान हम अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए, इसको कम से कम करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन। मिस नादिया, आपका भी शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए कि डॉक्टर इम्तियाज़ क्योंकि रोज़ाना अपने डायबिटिक पेशेंट्स को क्लिनिक में ट्रीट कर रहे होते हैं, तो फ्रॉम द हॉर्स माउथ, या जो जग देखी आप कह सकते हैं कि वो आपको बता रहे थे तमाम मामलात। तो कोरोना वायरस आपसे पूछती है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मगर अच्छी और खुश आइंद बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये कि 95% लोग इंशाल्लाह महफूज ही रहेंगे, और उनमें से भी ज़्यादातर लोग जो हैं उनको तो हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के तमाम के टेस्ट हुए, 10-11 लड़कों के पॉजिटिव भी आए, मगर उनको तो पता ही नहीं कि उनको कोई कोरोना की अलामत हैं या नहीं, क्योंकि सेहतमंद लोगों को पता नहीं चलता। तो अपनी सेहत का, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ख्याल रखें। जैसे डॉक्टर इम्तियाज़ बता रहे थे, तमाम हिफाजती तदाबीर जो आपको बचाव के लिए बताई जाती हैं और जो इससे लड़ने के लिए अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाना है, अपनी दवाई का और अपने जो भी इस प्रोग्राम में बताया, उन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखें। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।